क्या मौजूदा दौर कांग्रेस के लिए सबसे खराब दौर है? मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी कि कांग्रेस इससे भी अधिक दुर्गति डिजर्व करता है। जिस पार्टी का सेंटर ऑफ पावर एक परिवार से कभी बाहर जा ही नहीं सका, वो देश के किस लोकतंत्र की बात करता है? कांग्रेस पार्टी ने अपने एक प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए नीचा दिखाया आज तक क्योंकि उनके प्रधानमंत्री ने उनके कथित राजमाता सोनिया गांधी को रिपोर्ट देने और सजेशन लेने से मना कर दिया। वो प्रधानमंत्री कोई और नहीं, पीवी नरसिम्हा राव थे। बात 1986 की है। राजीव गांधी तब भारत के प्रधानमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव तब रक्षा मंत्री थे। राजीव गांधी की तरह राव जी का भी टेक्नोलॉजी के प्रति झुकाव था। हालांकि नरसिम्हा राव को तब तक कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था, वहीं राजीव गांधी को उसकी अच्छी समझ थी। राजीव अपने कक्ष में एक मित्र से बात कर रहे थे, नरसिम्हा राव भी तब पास में ही मौजूद थे। राजीव अपने मित्र से कह रहे थे कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटरों की आयात की अनुमति देना चाहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, पता नहीं पार्टी के पुराने सदस्य इसे कैसे लेंगे, उस पीढ़ी को टेक्नोलॉजी के बारे में कम समझ है। उसी शाम नरसिम्हा राव ने अपने बेटे प्रभाकर राव को हैदराबाद फोन किया। अभी करीब 15 दिन ही हुए थे तब उनके बेटे ने उनके पिता को बताया कि कैसे उनकी कंपनी कंप्यूटर के इस्तेमाल को लेकर एक शोध प्रस्तावित करना चाहती है। नरसिम्हा राव को यह याद रहा। उन्होंने फोन पर अपने बेटे से पूछा, तुमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी? क्या तुम्हारे पास वो सैंपल मौजूद है? अगर है तो एक सैंपल मुझे भेजो। प्रभाकर राव हैदराबाद में अपनी कंपनी चलाते थे। वे टीवी और कंप्यूटर से जुड़ी एक यूनिट स्थापित करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कुछ स्पेयर पार्ट्स के साथ तीन प्रोटोटाइप डेस्कटॉप पहले ही बना रखे थे। इसके बाद उन्होंने टीवी और बिजनेस में कदम रखा। पीवी नरसिम्हा राव के फोन करने के बाद प्रभाकर राव ने उन 3 में से एक कंप्यूटर दिल्ली भेजा। साथ ही उन्होंने अपने पिता को कंप्यूटर का इस्तेमाल सिखाने के लिए एक टीचर की व्यवस्था भी कर दी। इस प्रकार 65 वर्ष की आयु में नरसिम्हा राव के कंप्यूटर सीखने की शुरुआत हुई। कंप्यूटर के कल पुर्जों को आयात कर यहाँ जोड़ने का काम हुआ करता था। जहां तक याद है मुझे, वो IBS का क्लोन कंप्यूटर था। लेकिन नरसिम्हा राव को अपने कंप्यूटर टीचर पसंद नहीं आए। फिर उन्होंने अपने बेटे को कंप्यूटर चलाना सीखने के लिए मैनुअल और कुछ उपयोगी किताबें भेजने को कहा। फिर टेक्नोलॉजी की समझ तो थी ही पीवी नरसिम्हा राव जी को। उन्होंने उन किताबों से पढ़कर कंप्यूटर का इस्तेमाल सीखना करना शुरू किया। 6 महीने लगातार सुबह शाम वे कंप्यूटर सीखने में लगे रहते। 6 महीने के बाद उन्होंने अपने बेटे को फोन किया और बताया कि उन्होंने कंप्यूटर का उपयोग करना अच्छी तरह सीख लिया है। सामान्य जरूरतों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं बल्कि उन्होंने कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी सीख ली थी। तब कंप्यूटर के लिए कोबोल और बेसिक जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रचलित थी और नरसिम्हा राव ने उन्हें सीख लिया था। उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स में कोडिंग भी सीख लिया था। अब आपको ये भी बता दूं कि पीवी नरसिम्हा राव कौन थे। नंबर 1, इन्होंने हिंदुस्तान को परमाणु शक्ति बनाने में इनका अहम योगदान दिया। नंबर 2, इन्होंने देश का नवोदय विद्यालय जैसा एक स्कूल मॉडल दिया। नंबर 3, उन्होंने इजराइल से रिश्ते शुरू किए। नंबर 4, इन्होंने देश का मनमोहन सिंह जैसा वित्त मंत्री दिया। नंबर 5, इन्होंने मिसाइल परीक्षण में लगे कलाम साहब को सबसे ज्यादा मदद दी। 1990 का दशक पूरी दुनिया तक के लिए बहुत परिवर्तनकारी रहा था। शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। वही भारत में भी 1991 में चुनाव के दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत हो चुकी थी और वहीं पीवी नरसिम्हा राव राजनीतिक संन्यास लेने जा रहे थे। लेकिन वे भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। उनके कार्यालय में भी भारत के कई तरह के बदलाव और नई घटनाएं देखी जिनके दूरगामी नतीजे देखने को मिली। सामान्यतः नरसिम्हा राव को ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने भारत में उदारीकरण और के दौर शुरू किया था। और जब भारत की आर्थिक हालात बहुत खस्ता हो गई थी कि सोना गिरवी रखकर काम चलाना पड़ रहा था, तब आर्थिक सुधारों का दौर शुरू कर देश को नई दिशा दी। इसके अलावा और कार्यालय में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के एक ऐतिहासिक मोड़ आया जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी। एक चतुर राजनेता के रूप में भी उनको जाना जाता है। वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी अल्पमत की सरकार पूरे 5 साल चलाने में सफलता पाई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उसका पुराना नाम वापस दिलाया। नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को तेलुगु नियोगी आज के तेलंगाना के करीमनगर जिले के वंगारा गांव में हुआ था। 1930 के दशक के अंत में उन्होंने हैदराबाद राज्य में वंदे मातरम आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके बाद वे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी बने और फिर आजादी के बाद कांग्रेस से जुड़कर पूरी तरह से राजनीति में आ गए थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षण देकर सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, 1969 में उन्होंने कांग्रेस विभाजन के समय पर इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। वे भारत के प्रधानमंत्री बनने के पहले रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री,
गृह मंत्री रह भी चुके थे। इसके बाद वे देश के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले राजनेता बने। वैसे तो उनकी मातृभाषा तेलुगु थी, लेकिन उनकी मराठी भाषा पर शानदार अधिकार था। इसके अलावा वे हिंदी, ओडिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, संस्कृत, तमिल और उर्दू 8 भाषाओं को जानने के साथ ही अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक, लैटिन और फारसी 8 विदेशी भाषाओं के भी जानकार थे। वो 83 साल की उम्र में हृदयाघात से उनका निधन हो गया था। पार्टी के अंदर और बाहर अपने विरोधियों को हमेशा अपनी चतुर चालों से नाकाम करते रहे। यहाँ तक कि उन्हें इस वजह से चाणक्य भी कहा जाता था। देश को इतना देने वाले प्रधानमंत्री का मृत्यु पश्चात नमक हराम कांग्रेस ने यह हश्र किया कि आज उनकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता भी उनके लोकाचार में एक श्रद्धांजलि तक नहीं दे रहा। जिस सच्चे कांग्रेसी ने आजीवन कांग्रेस को अपना सब कुछ दिया, मृत्यु पश्चात उनके शव तक को कांग्रेस ऑफिस नहीं लाया गया। लेकिन कांग्रेस को सनद रहे कि इतिहास किसी पार्टी का धरोहर नहीं है। हिंदुस्तान अपने प्रधानमंत्री का आदर हमेशा करता रहेगा और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता यूं ही श्रद्धा सुमन अर्पित कर जाहिर करता रहेगा। बाकी आप चैनल पर यूं ही बने रहे, कमेंट में उनको श्रद्धांजलि दे। वो अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।